आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। पहले हम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मिलेगी नई तक़वियत। जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए अहम माना जा रहा है ये दौरा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो के साथ मुश्तरका तौर पर परमानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की बहाली के मंसूबे का किया आगाज। पीएम मोदी ने इस मौके को तारीखी और खास करार दिया। सदर प्राबोवो ने कहा, मंदिर मजबूत रिश्तों की है अलामत। गुजरात, महाराष्ट्र और पहाड़ी रियासतों में मूसलाधार बारिश। वज़ीर दाखिला ने सैलाब की सूरत हाल के हवाले से कई रियासतों के वज़राए आला से की बात। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने के आज़म का इजहार किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान जंग बंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए मुज़ाकरात को वक्त की खराबी करार दिया। ट्रंप के बयान के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी से गिरावट और खाम तेल की कीमतों में हुआ इजाफा। और फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 8 जबरदस्त खिलाड़ियों के दरमियान होगी कांटे की टक्कर। फ्रांस का मराकश, स्पेन और बेल्जियम का होगा आमना सामना। नॉर्वे का इंग्लैंड और अर्जेंटाइन का स्विट्जरलैंड से होगा मुकाबला। खबरें तफसील से। इंडोनेशिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को इंडोनेशिया में खुसूसी फौजी एजाज से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खुसूसी तैयारे को इंडोनेशिया की फ़ज़ाइया के 5 लड़ाका तैयारों ने स्कॉट किया। इस एजाज़ को दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत होते हुए स्ट्रेटेजिक एतमाद और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करने की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अब अपने अगले पड़ाव में ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो दो तरफ़ा बातचीत के अलावा भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। तवक्को है कि इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को नई तहरीक मिलेगी। डीडी न्यूज़ के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर नागेश सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे ऑस्ट्रेलिया की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के साथ साथ तवानाई के शोबे में शराकत दारी को बढ़ाने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शमसी, हवा और जौहरी तवानाई जैसे शोबों में ताउन को वसअत देने के बेपनाह इम्कानात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई के बीच में ऑस्ट्रेलिया में होंगे और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा क्यों आखिरकार इतना महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया एम्बेसडर नागेश सिंह जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू डीडी न्यूज़। सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। क्या वो इंपॉर्टेंट टेकअवेज रह सकते हैं जिस पर सबकी निगाहें होंगी? देखिए, ये तीसरा एनुअल लीडर्स समिट जो हम बोलते हैं वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये जो एनुअल लीडर्स समिट का जो ये सिस्टम है, ये हमारा कई देशों के साथ नहीं है, बहुत कम देशों के साथ है, तो वो अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना, स्पेशली इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप जो है एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं। एंड यहाँ आना और एक विजिट होना जिसमें कि समीक्षा की जाएगी कि हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो आज उसका जो साइन हुई थी, उसके बाद हमने उसमें क्या प्रोग्रेस किया है। और बहुत सारे मुद्दे होते हैं इस ऐसी पार्टनरशिप में, जिसमें कि कुछ आपने जिसका उल्लेख किया, जैसे रक्षा का मामला है, आर्थिक मामले हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें कि एजुकेशन, टूरिज्म,
रिसर्च, इनोवेशन, ये सब आ जाता है। आपने तो हाईलाइट किया कि किस तरह से एक तरह से मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप है और हर सेक्टर में फोकस रहेगा, लेकिन भारत क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के काफी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। इस बार जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होंगे तो क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, ये एनर्जी जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं उस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस पे बातचीत होगी और कि कैसे हम लोग साथ काम करें और केवल बायर सेलर रिलेशनशिप ना हो, कि हम लोग बैठ के उसमें वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भारत में हमारे पास स्केल है कि जिसको हम अपस्केलिंग कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकें। रिन्यूएबल सेक्टर भी यहाँ बहुत बड़ा है, सोलर के साइड पे स्पेशली। तो उन सब चीजों पे बातचीत होगी कि कैसे हम लोग ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी को ऑस्ट्रेलियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में एनर्जी सोर्सेज जो है, बिकॉज वी रिक्वायर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर आवर ओन ग्रोथ एम्बिशंस, और उसमें दोनों होंगे, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज, वेदर इट्स कोल, वेदर इट्स गैस, एंड renewables also from solar, wind, न्यूक्लियर एक्सेट्रा, इन सब पे भी बातचीत। एब्सोल्युटली। आपने एक ई कंपोनेंट की बात की एनर्जी, दूसरा एक कंपोनेंट है वो है इकोनॉमिक का या फिर ट्रेड का। इसके अंदर हम जानते हैं कि सीका नेगोशिएशंस करंटली ऑनगोइंग है, लेकिन क्या ट्रेड को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा? सीका नेगोशिएशंस में तेजी आती हुई दिखाई देगी और बायलैटरल ट्रेड क्या और बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा यहां से? बिल्कुल होगा। आप देखिए ना, उसका उदाहरण क्या है कि एक्टा जब साइन हुआ था, जो लिमिटेड ट्रेड डील थी 2022 या 23-22 में, उससे अभी तक 25% बढ़ गया है। $50 बिलियन बायलैटरल टू वे ट्रेड बढ़ गया है। तो सीका जो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, एज द नेम सजेस्ट, उससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एंड जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, सूनर देन लेटर, इन द वेरी नियर फ्यूचर वी होपफुली विल हैव अ गुड न्यूज। देयर आर negotiations ongoing and I'm very optimistic about it। और उससे बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि फिर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सबकी मोबिलिटी बढ़ती है और इंडियन मार्केट डायनामिक है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज हमारी ग्रोथ पिछले साल की आपने देखी 7.6% रही। बड़ा मार्केट है, हमारे पास स्किल्स हैं, द कैपेसिटी टू अपस्केल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। तो मैं बड़ा उत्साहित हूँ इस मामले में, बहुत आगे। आपने दो वर्ड का इस्तेमाल किया, मोबिलिटी का, स्किल का, जो मुझे ले जाता है अगले सवाल पर, जो कि है एजुकेशन रिलेटेड। हम जानते हैं कि लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे पढ़ते हैं जो कि इंडियंस है। इनफैक्ट डेकन यूनिवर्सिटी इंडिया में एस्टैब्लिश है फिजिकली, एंड कई यूनिवर्सिटी आ भी रही है। तो एजुकेशन के मोर्चे पर क्या मान के चले कि और ईज होता हुआ दिखाई देगा, यूनिवर्सिटीज और एस्टैब्लिश होती हुई दिखाई देंगी? शिक्षा जो है सबसे एक बहुत ही बड़ा पिलर है हमारी बायलैटरल रिलेशंस में। डीकन का आपने नाम लिया, 6 और यूनिवर्सिटीज हैं जिनको परमिशन मिल गई है और who are in the process of setting up campuses in places like Bangalore, Noida and other places। उसमें कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित, जैसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, वो शायद बैंगलोर में अपना कैंपस खोल रहे हैं। एजुकेशन में जानते हैं केवल स्टूडेंट्स का आदान प्रदान नहीं है, हम लोग उसके बियॉन्ड देख रहे हैं, जिसमें जॉइंट रिसर्च है, पार्टनरशिप्स हैं, फैकल्टी एक्सचेंजेस हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है इंडियन डायस्पोरा हमारा। मुझे याद है हम 2014 में भी आए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया विजिट थी। उस समय पर स्पेसिफिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी जो कि मेलबर्न से लेकर के सिडनी तक थी उनके डायस्पोरा के लिए। लेकिन इस बार मेलबर्न के अंदर ये इंडियन कम्युनिटी का इवेंट है। 2023 में तो इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ही इज द बॉस। तो इस बार कितना एक्साइटमेंट है आपको लगता है जहां तक इंडियन कम्युनिटी की बात आती है? बहुत एक्साइटमेंट है। देखिए, और जो विक्टोरिया स्टेट है जहां मेलबर्न जिसकी राजधानी है, सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं, तो बड़ा उत्साह है। और उस कॉन्टेक्स्ट में विक्टोरिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेलबर्न बिकम, बिकॉज सबसे बड़ा समूह भारतीय समुदाय का इस राज्य में है और पर्टिकुलरली मेलबर्न में है। और यहाँ का जो नेतृत्व है ऑस्ट्रेलिया का, ये बड़ा वेलकमिंग है, हमसे, हमारे समुदाय से बड़ा जुड़ा हुआ है और बड़ी अप्रिसिएशन है ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। और बहुत देखिएगा, एक भव्य हर्षोल्लास का वातावरण होगा। आपने हर्षोल्लास की बात की, एक्साइटमेंट की बात की, मैं क्रिकेट को लेकर के सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, बिकॉज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जाना जाता है। इनफैक्ट 2014 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में गए थे। लेकिन इस बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मेलबर्न में आ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स पार्टनरशिप को लेकर के, स्पोर्ट्स में कैसे कोलैबोरेशन कर सके दोनों देश, इसको लेकर के हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिग टेकअवे? तो उसमें भी एक द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, एक रोड मैप वगैरह अनाउंस करने की बातचीत चल रही है, तो होपफुली वो भी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक कार्यक्रम है फिर से एमसीजी में, जिसमें भी स्पोर्ट्स रिलेटेड है, उसमें भी कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी। और एक बियॉन्ड क्रिकेट है, मतलब क्रिकेट के अलावा भी, मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के जो रिश्ते हैं वो क्रिकेट तक सीमित रहें, बिकॉज और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स देखिए देशों को साथ लाता है, बट एक उसके पीछे बड़ा एक
इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है, टूरिज्म प्रमोट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट होती है। तो स्पोर्ट्स केवल दर्शकों के देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी। उम्मीद करते हैं कि कई बड़े टेकअवेज निकले और भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध और भी मजबूत होते हुए दिखाई दे। लेकिन शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए इस खास कार्यक्रम के अंदर। एम्बेसडर साफ तौर पर कहते हुए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की दिशा के अंदर। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, मेलबर्न। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2022 में किए गए दस्तखत ने इक़्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहदे ECTA ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को नई तहरीक दी है। इस मुआहदे ने भारतीय बरामद कंददान को ऑस्ट्रेलिया की वसी मार्केट तक आसान रसाई फराहम की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय कम्युनिटी भी हिंदुस्तानी मसनूआत को पहले से ज्यादा आसानी से दस्तियाब पा रही है। हमारे नामनिगार अरुण शर्मा ने दोनों ममालिक की मईशतों और आम लोगों पर इस मुआहदे के असरात का जायजा लिया। पेश है ये खुसूसी ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है मेलबर्न के एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर। तो यहां वो हर इंडियन आइटम मौजूद है जो हमें इंडिया में मिलता है। अब देखिए, मिलेट्स से लेकर के मखाने तक या जो भी आपके रोजमर्रा के जो आइटम्स हैं वो आपको बड़े इजीली यहाँ मेलबर्न के अंदर मिल रहे हैं। पहले से बहुत आसान हो गया। जैसे पहले तो कोई भी ग्रोसरी लेनी ना इंडियन थोड़ा डिफिकल्ट होता था, अब ये है कि इंडियन A to Z सामान यहाँ से मिलता है। जैसे मान लो दालें वगैरह हो गई, सब आसानी से मिलते हैं। जैसे ये मान लो कुकर ही देख लो, पहले ये कुकर यहाँ से नहीं मिलता था, हम इंडिया से ही लेके आते थे। I'm here from 13 years. Previously, back before like in 2013, there were very limited Indian groceries where you could actually go shop around. But now, like you walk into a big store, they literally have every kind of variety. यहाँ पर लोग बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि ये जो सारा इंडियन सामान है इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जिस तरह से साइन हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2022 में, उसके बाद में एक बड़ा मार्केट ओपन अप हुआ है, टैरिफ्स काफी रिड्यूस हुई हैं और जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा सामान एक तरह से हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी भारत का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। For us, this part of ACTA is really significant. It plays right into the creative arts space. The India-Australia trade is booming. It's growing in various sectors. Massive change. So everything is so much easier. I came to live here in 82 when you couldn't buy any spices here. Today, you name it, from your mangoes to pomegranates to high-tech engineering goods, everything is so much easily available. हमारे साथ योगेश मौजूद है जो कि यहाँ के स्टोर के ओनर हैं। योगेश, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ऐसा कोई आइटम नहीं जो कि अवेलेबल ना हो, जो कि इंडिया में मिलता हो और यहाँ ना मिलता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है या कम है, उसमें रिलीफ है बहुत ज़्यादा, तो कॉस्टिंग कम हो जाती है और वही कॉस्टिंग जो है वो कस्टमर्स को पास ऑन होती है। से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कई चीज़ों की रिलीफ हुई है, तो वो सारा का सारा कस्टमर्स को ही पास ऑन होता है। जब इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं तो एक बड़ा मार्केट जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होता है उनके लिए खुलता है ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अंदर। वहीं जो भारतीय जो यहाँ बसते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लगभग तादाद जो पूरे अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो लगभग 1 मिलियन है, 10 लाख के आसपास जो एक इंडियन डायस्पोरा का साइज है वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये कल्चरली तो कनेक्ट करता ही करता है, लेकिन हाँ इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो भारतीय यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं वो जो भारत के साथ हमेशा कनेक्टेड रह सके, उस दिशा के अंदर इस तरह के जो कदम है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, मेलबर्न। इससे कबल इंडोनेशिया के अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मकाम पर बनानन मंदिर अहाते का दौरा किया। मकामी भारतीय कम्युनिटी के अरकान और इंडोनेशिया के शहरियों की एक बड़ी तादाद ने वजीर आजम मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए सड़कों के किनारे कतार लगाई। 9वीं सदी में तामीर किया गया परमनान मंदिर जुनूब मशरक़ी एशिया के सबसे शानदार हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स में से एक है और यह भगवान शिव, भगवान वैष्णो और भगवान ब्रह्मा के लिए वक्फ है।
इंडोनेशिया दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मकाम परमानंद मंदिर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। ये तकरीबन 1000 साल पुराना कॉम्प्लेक्स बुनियादी तौर पर भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान वैष्णो के लिए वक्फ है। मरकजी शिव मंदिर जो कॉम्प्लेक्स के मरकज में वाक़ है, सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। भगवान शिव की एक बड़ी मूर्ति इसके मुकद्दस मकाम में नस्ब है। रामायण और कृष्ण लीला की कहानियों को मंदिर की पत्थर की दीवारों पर पेचीदा और खूबसूरती से कंदा किया गया है। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान सदर प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल परम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स तहफ़्फ़ुज़ और बहाली में इंडोनेशिया की मदद करने का फैसला किया है। इस पहल का आगाज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने मुश्तरका तौर पर किया। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1000-1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर परमानंद मंदिर के अहाते के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का मुश्तरका तौर पर आगाज किया। इस मौके पर सदर प्रबोवो सुबियांतो ने भारत के सकाफती विरसे पर फख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये सदियों पुराना मंदिर भारत के साथ देरीना ताल्लुकात की याद दिलाता है। प्राम्बानान मंदिर केवल इंडोनेशिया के इतिहास और संस्कृति की महानता का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि ये इंडोनेशिया और भारत के बीच 1000 वर्ष से भी अधिक पुराने सभ्यता संबंधों की याद दिलाता है। हमारे दोनों देशों के संबंध केवल राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है। ये संबंध सांस्कृतिक मूल्यों, ज्ञान विज्ञान, व्यापार और परस्पर समन की मजबूत बुनियाद पर आधारित है। इस समृद्ध इतिहास के निशान हम आज भी देख और महसूस कर सकते हैं। इंडोनेशिया के सदर ने एतमाद का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे से दोस्ती मजीद मजबूत होगी। उन्होंने परमानंद मंदिर के अहाते को भी अहम बताया और वहां पर नक्शोनिगार रामायण आर्ट वर्क का भी जिक्र किया। Candi Prambanan bukan hanya प्राम्बानान मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत ही नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, आध्यात्म को भी प्रकट करते हैं। प्राम्बानान मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों इंडोनेशिया और भारत के लिए, क्योंकि इसमें रामायण की कहानी इसकी दीवारों पर उखरी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये यात्रा इंडोनेशिया और भारत के लोगों के बीच मित्रता को और अधिक मजबूत करेगी। मरकजी हुकूमत मुल्क की कई रियासतों में शदीद बारिश और केरल आफात के हवाले से चौकस है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर और केरल के वज़राए आला से फ़ोन पर बात की और सूरत हाल का जायजा लिया। महाराष्ट्र और गुजरात में पानी जमा होने, रेल खदमात पर असर और लैंडस्लाइडिंग जैसे मसाइल का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने तमाम रियासतों को राहत और बचाव कामों में मरकज से हर मुमकिन मदद का यकीन दहानी कराई। इसके साथ ही अमित शाह ने केरल के वायनाड में टनल प्रोजेक्ट साइट पर मिट्टी के तूदे गिरने के वाक़े पर गम का इजहार किया और वज़ीर आला से मुकम्मल मालूमात हासिल की। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश की वजह से आई सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुताल्लिक रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से बात की और उन्हें मरकज की जानिब से मदद का यकीन दिलाया।
महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार बारिश ने बहरान पैदा किया। मुंबई में पानी जमा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जुलाई में बेहतर बारिश के हालात के साथ बुवाई में तेजी आने की उम्मीद है। उन्होंने मजीद कहा कि कम बारिश वाले अजला की कड़ी निगरानी की जा रही है और किसानों को हालात की बुनियाद पर मुतबादिल फसलों की बुवाई करने का मशवरा दिया जा रहा है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत मुमकिना अल नैनो के असरात, मुल्क में मानसून की हालत और खरीफ की फसलों की बुवाई की मुसलसल निगरानी कर रही है। के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है उस पर लगातार हमारी नजर है और हर मंगलवार को मैं इसकी गहराई से समीक्षा करता हूं। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह, क्योंकि अब देर हो जाएगी, तो मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि की फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें। जून से 30 जून तक हमने खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलाया था। उस अभियान के अंतर्गत हमने 1,14,567 कार्यक्रम किए और 80,67,000 किसानों तक सीधे पहुंचे। तो उसमें खेत बचाओ के साथ साथ इन जिलों में अल नीनो के प्रभाव के कारण कैसी बोनी करनी चाहिए, कौन सी फसल मतलब कम अवधि वाली, कम पानी वाली फसल जो कम पानी में भी ठीक से आ जाए, उसकी सलाह दी गई है। काशी की सरजमीन से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के असातिज़ा तलबा के लिए बड़ा ऐलान किया है। वाराणसी में सीएम योगी ने चीफ मिनिस्टर टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम के तहत रियासत में तकरीबन 1.2 मिलियन असातिज़ा और उनके खानदानों को सालाना 5 लाख तक कैशलेस तिब्बी देखभाल फराहम की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि असातिज़ा मुआशरे और कौम की तामीर में सबसे अहम रोल अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में हफ्ते को शुरू होने वाले इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के 5वें दिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कार्रवाई के दौरान लश्कर तैयबा का कमांडर जाकिर गनाई मारा गया। इसके पास से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हुक्काम ने तस्दीक की है कि एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई जारी है। ये मुश्तरका ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की कई यूनिट्स के जरिए चलाया जा रहा है। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने निगरानी कैमरों पर 2 दहशतगर्दों को देखे जाने के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की थी। दरियासना बारामूला जिले के ओडी सेक्टर के हटलंगा इलाके में पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 2 AK-56 राइफलें, 1 पिस्तौल, 256 गोला बारूद, 5 दस्ती बॉम्ब और दीगर फौजी साजो सामान बरामद किया गया। पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अबूरी जंगबंदी मुआहदा अब उनके लिए खत्म हो गया है। ताहम उन्होंने ये भी वाजे किया कि बातचीत का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है और ये बातचीत जारी रह सकती है। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराही इजलास के दौरान सहाफियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मेरे लिए ये मुआहदा खत्म हो चुका है। उनके साथ मुज़ाकरात करना वक्त का ज़िया है। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल टैंकरों पर हमले के जवाब में ईरानी फौजी अड्डों पर फ़ज़ाई हमले शुरू किए। अमेरिका का कहना है कि कार्रवाई ईरान के हिमायत याफ्ता अनासिर की जानिब से बैनुल-अक़वामी समंदरी रास्ते में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद की गई। इसके जवाब में ईरान ने भी खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया, जिससे मगरबी एशिया में कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। माहिरीन का ख्याल है कि ट्रंप के बयान से जाहिर होता है कि फौजी कार्रवाई के बावजूद वाशिंगटन सिफारती ऑप्शंस को मुकम्मल तौर पर बंद करने का इरादा नहीं रखता। ताहम जंगबंदी के हवाले से अमेरिकी सदर के सख्त तबसरों से वाज़ेह होता है कि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का बहरान मजीद गहरा हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप में नाब तवज्जो 48 टीमों से सिर्फ 8 पर मुंतकिल हो गई है, जिनमें क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मराकश से होगा। स्पेन और बेल्जियम भी आमने सामने होंगे।
जबकि नॉर्वे का इंग्लैंड से मुकाबला होगा और अर्जेंटीना का स्विट्जरलैंड से आमने सामने की टक्कर होगी। राउंड ऑफ 16 में कई बड़े अपडेट्स, आखिरी लम्हात के गोल, पेनाल्टी शूटआउट के शदीद ड्रामे और लीजेंड खिलाड़ियों के बिखरे ख्वाबों के बाद अब 4 क्वार्टर फाइनल मैचों का फैसला हो चुका है। क्या दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन अपना ताज बरकरार रख पाएगा या 72 साल बाद तारीख रकम करने वाला स्विट्जरलैंड एक और अपसेट करेगा, या स्पेन 2010 के बाद अपना कारनामा दोहराएगा? आने वाले दिन ही बताएंगे। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मराकेश से होगा, स्पेन और बेल्जियम भी आमने सामने होंगे, जबकि नॉर्वे का इंग्लैंड से मुकाबला होगा और अर्जेंटाइन का स्विट्जरलैंड से आमने सामने की टक्कर होगी। और खबरनामा खत्म होता है, इजाजत दीजिए, आदाब।